बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरिया खाकवानी द रिपब्लिकन चेयरपर्सन। आज तकरीबन 40 दिन बाद मैं कौन सा किताब कह रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी लोगों ने खासतौर पर एस्ट्रोलॉजर ने मना किया था कि आसमान पर सितारों की पोजीशन सही नहीं है, बहुत सारे सूरज गिरहन भी हैं और चांद गिरहन भी हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का भी कोई प्रॉब्लम है। तो आप जो है कुछ अर्से तक अपना कोई मंशूर जो है वो पेश ना करें जब तक सूरज गिरहन वगैरह खत्म नहीं हो जाते कुछ अर्से के लिए। तो आज मुझे जो है 16वां मंशूर पेश करना था, जो पाकिस्तान के दाखिली जो मामलात हैं, जो इशूज पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान क्यों बना, किसने बनाया, इस पे मुझे जो है वो डिटेल से डिस्कस करना था। लेकिन आज एक तजिया पेश कर रही हूँ, एनालिसिस, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर यानी अमेरिका के जो हालात हैं, क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका में कुछ स्याह फाम लोगों के भी इशू चल रहे थे, प्लस अमेरिका में अभी नवंबर में इलेक्शन भी, अमेरिका में नवंबर 2020 में इलेक्शन भी होने थे, तो शायद वो हों भी, और उसका पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। और जो अमेरिका का मौजूदा प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उसकी कारकर्दगी का जायजा जो है वो मैं आज ना एक किस्म का तजिया इस सिलसिले में पेश करना चाह रही हूँ कौन के सामने, ताकि वो भी करंट अफेयर और इंटरनेशनल जो हालात हैं उसके बारे में जान सकें। तो सबसे पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब तक अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट गुजरे हैं उनमें से इब्राहिम लिंकन और जो अमेरिका का प्रेसिडेंट मिस्टर कैनेडी थे, उनको वहाँ के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी निस्बत मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा ही नापसंद किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी जो मेरी नजर में है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही वाइज तरीके से अपना जो टेन्योर पूरा कर रहे हैं। My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. और उन्होंने कोई गलती नहीं की, बल्कि उनसे पहले जो भी प्रेसिडेंट गुजरे उनसे जो कोताहियां और गलतियां हुई उन्होंने उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश की। तो 4 इस सिलसिले में मेन पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। नंबर 1 ये है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा इशू था वो था नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक बहुत ही ज्यादा जज्बाती और कम उम्र है और उन्होंने अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा हेडेक और प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए थे। उनकी आर्मी भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है नॉर्थ कोरिया की, और उन्होंने अपने सारे जितने भी लॉन्चर वगैरह थे वो सब अमेरिका की तरफ फिट किए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सबसे पहले अमेरिकियों का ये इशू सॉल्व किया और नॉर्थ कोरिया का प्रॉब्लम फिक्स किया और उसके प्रेसिडेंट के जज्बात भी ठंडे किए और उनको कूल डाउन किया और अमेरिका के तल्लुकात बगैर जंग के उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को एक कंफ्यूजन जो क्रिएट थी, तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ जो कंफ्यूजन थी उसका एक सोल्यूशन पेश किया। दूसरे नंबर पर उन्होंने किसी भी छोटे मुल्क या इस्लामी मुल्क पे हमला नहीं किया, जिस तरह से बारक ओबामा ने अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, उन्होंने अपना यानी क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए मुख्तलिफ छोटे ममालिक पे हमला किया। तो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर बारक ओबामा ने अपना एहसास कमतरी दूर करने के लिए 7 मुल्कों पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान पर भी ड्रोन अटैक शामिल है। इन मुल्कों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया, इराक और सीरिया शामिल हैं। He said it before, but only in a handout. This time it was on live TV. As Mexico's president looked on, President Barak Obama said by turning his backers' guns on the Libyan people, Muammar Gaddafi has lost all legitimacy as their leader. Colonel Gaddafi needs to step down from power and leave. Obama spoke as rebels fought running battles with government forces in eastern Libya and in heartrending scenes buried the dead from previous attacks. With Gaddafi hunkered down in the capital of Tripoli, Obama told reporters a lengthy struggle could cause a humanitarian crisis. There is a danger of a stalemate that over time. Good afternoon, everybody. 10 days ago, the world watched in horror as men, women, and children were massacred in Syria in the worst chemical weapons attack of the 21st century. Yesterday, the United States presented a powerful case that the Syrian government was responsible for this attack on its own people. Everybody knows the CIA flies drones into Pakistan, launches missiles, and kills militants, but you don't talk about it.
because it backs Pakistan into a corner. The Pakistani government, very bitter, even though it permits these drone strikes, knows about them, very bitter in its relationship right now with the United States. So, what was the president really doing? We don't know the answer to that. Was it somehow just a slip? Was it an effort to somehow back Pakistan further into a corner for some reason that we may not be aware of? And of course, it comes just a day after Defense Secretary Leon Panetta also talked about very sensitive information about Pakistan, that Pakistani doctor trying to help the CIA with this situation. जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी इस तरह से किया था, उन्होंने भी इराक पे हमला किया, अफगानिस्तान पे हमला किया. 10 years ago, on March 19, 2003, President Bush announced the start of military action in Iraq. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का बिल्कुल भी कुछ नहीं किया और अपनी फेक कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह का कोई यानी किसी भी छोटे मुल्क पे किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया. तो ये भी उनकी बहुत ही अहम जो है वो कारकर्दगी का एक हिस्सा है. तीसरा ये है कि जो प्रीवियस कुछ जो अमेरिका के प्रेसिडेंट गुजरे, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो मामला थे यानी अफगानिस्तान पे जंग थोप दी जिसकी जरूरत भी नहीं थी. तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी और जिसकी वजह से अमेरिका एक दलदल में था. इस गलती को डोनाल्ड ट्रंप ने एनालिसिस किया और उसने इस पे जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश की किस्म की और उसने ये फील किया कि उससे पहले जो भी प्रेसिडेंट गुजरे हैं वो ये गलत काम करके गए थे. तो उसने इस गलती को कंटिन्यू करने या इसको दोहराने की बजाय उन्होंने ये समझा कि इसको खत्म होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका ने अपना ही बाजू काट डाला और अपना ही एक इत्तेहादी के साथ उसको जंग जो है किसी भी सूरत सूट नहीं करती है. तो उन्होंने तालिबान के साथ न सिर्फ मुज़ाकरात किए बल्कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात की तरफ भी तवज्जो दी और अमरीकी फौज को अफगानिस्तान से निकालने का भी उसने एक किस्म का ऑप्शन जो है वो रखा. और इसमें कुछ मुल्क जो थे वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है और अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाता है तो जिससे उनको नुकसान होगा और हो सकता है अमेरिका उनकी तरफ देखे. तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, जिसके लिए उन्होंने इन मुज़ाकरात को जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान कतर में हुए उन्होंने इसको कामयाब नहीं होने दिया. लेकिन उसके बाद फौरन बाद ये कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हो गया जिसकी वजह से अभी उस मसले को कुछ अरसे के लिए जो है वो दर रख दिया गया है. लेकिन जैसे ही ये कोरोना का मसला हल होगा तो इंशाल्लाह ये जरूर अमेरिकन और पाकिस्तानी भी मिलके दोबारा इस मसले की तरफ तवज्जो देंगे और इसके हल की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह अफगानिस्तान में अमन जरूर कायम होगा और अमेरिकी फौजी भी बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से चले जाएंगे. तो ये डोनाल्ड ट्रंप का तीसरा बड़ा अहम पॉइंट था जो उन्होंने अपनी कारकर्दगी के दौरान दिखाया और मैं इसको बहुत ज्यादा वैल्यू देती हूँ कि अप्रिशिएट करती हूँ. और उसके बाद चौथा जो मेन अहम पॉइंट ये है कि लोग डोनाल्ड ट्रंप को क्यों पसंद नहीं करते. उसका मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में भी बताया था कि अमेरिका में कुछ ऐसे माफिया हैं जिनमें इटालियन माफिया है, ड्रग माफिया है, जो सेनेटर खरीदते हैं. अमेरिका में हुकूमती फॉर्म्स होती हैं उनकी वजह से और वो बड़े बड़े किक बैक्स कमीशन है जो वो लेते हैं. तो उनको डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं पसंद कि एक तो ये रिच है, इसका गोल्डन टावर भी है, ये खुद बिलियनर्स है, इसको अपनी ये ज्यादातर जिंदगी भी गुजार चुका है. ये उल्टा किक बैक या कमीशन लेने की बजाय ये उल्टा डोनेशन देता है. तो इसको ना तो किक बैक की जरूरत है और ना ही कमीशनों की जरूरत है और ना ही ये इस तरह के काम कर. तो इसलिए ये एक ईमानदार इंसान है और बहुत सारे लोग जो कमीशन एजेंट हैं या वो जो जिनकी ग्रीडी फीलिंग्स हैं, जहाँ वो बड़े बड़े इस तरह के मसले डीलों में या
ड्रग डीलों में या इंसानियत सोच इस तरह के काम करा के ये कमीशन वगैरह बनाते हैं, तो उनको डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं है। यानी जो करप्ट लोग हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन चीज़ों का यानी ब्लैक मनी का या इस मंकी बिजनेस का वो हिस्सा नहीं बनता। हालांकि प्रीवियस जो प्रेसिडेंट गुजरे हैं बारक ओबामा, उनकी जो बेटियां थी उसके बारे में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो बिजनेस किया, दौलत इकट्ठी की, और बहुत ज़्यादा उनकी यानी पावरफुल लेडीज में या पावरफुल अमेरिका की पर्सनैलिटीज़ में, बल्कि दुनिया की पावरफुल पर्सनैलिटी में उनका शुमार जो है वो होने लग गया था। और उसकी वजह यही कमीशन है, किकबैक्स हैं। और इस पे मैं मजीद जो है वो रोशनी नहीं डालती, और समझने वाले जो है इस बात को समझ चुके होंगे कि लोग डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं पसंद कर रहे। तो अब ये 4 अहम पॉइंट है जो मैंने बताया, मुआवजा किया, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अच्छा इंसान है। अब अगर अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से उसका रिजल्ट कुछ भी हो, अमेरिका के टूटने के जो खदशात हैं वो बढ़ जाएंगे कि अमेरिका किसी वक्त भी टूट सकता है। दूसरा ये है कि भी हाल ही में एक ब्लैक मैन का मर्डर हुआ, जिसकी वजह से अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो पूरे अमेरिका में मुश्तिल हुए और उन्होंने एक मुहिम सी चलाई। और ये जानबूझ के मेरे हिसाब से किया गया ताकि डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर में आने वाले इलेक्शन में हराया जा सके और उसके खिलाफ सिंपैथीज जो है वो गेन की जा सके, और बारक ओबामा की जो वाइफ है उसको नेक्स्ट प्रेसिडेंट की शक्ल में जो है वो देखा जाए। और जिसकी वजह से बारक ओबामा ने हिलरी क्लिंटन की भी इतनी सपोर्ट नहीं की थी कि जब वो इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो लड़ रही थी, क्योंकि वो शायद अभी 2020 के इलेक्शन में अपनी बीवी को जो है वो एज ए प्रेसिडेंट देखना चाह रहा था। शायद ये मेरी अपना जाती एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा अपना जाती तज्जियात है जो मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे मेरे हिसाब से इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये सब चीजें जो है वो कौम को बता रही हूँ। और जहाँ तक ये कोरोना का ताल्लुक है, शायद कोरोना भी कुछ हद तक इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये नेक्स्ट 4 सालों के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट ना बनाया जाए और उसको जो रोका जाए। तो बाकी अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं। कोरोना का जिक्र आया तो उस सिलसिले में भी लोग बहुत सारे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं उस सिलसिले में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा मजीद इंतजार करें और आपके सामने कोरोना के बारे में मजीद डिटेल्स जो है वो खुल के सामने आ जाएंगी। और फिलहाल अभी आज का जो मेरा ये तजिया मैंने पेश करना था, क्योंकि अमेरिका में जो भी इलेक्शन हो उसका पाकिस्तान की सियासत पे बहुत अहम असर होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, बिल वास्ता भी और बिला वास्ता भी। उन इलेक्शन का अफगानिस्तान के हालात से भी बहुत अहम जो है वो ताल्लुक है, और ये जो अभी अमेरिका और तालिबान की जो डील चल रही है इसका भी इस चीज से बहुत ताल्लुक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि ये डील हो और इस खित्ते में अमेरिका दोबारा जो है ताकत में आए और तालिबान या अफगानिस्तान दोबारा से मुस्तहकम हो, तरक्की करे और पाकिस्तान भी तरक्की करे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी बॉर्डर लाइन है। और जब तक वहाँ पे अमन कायम नहीं होगा, वहाँ पे खुशहाली नहीं होगी, तो पाकिस्तान में भी नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों का कल्चर, मजहब और बहुत सारा ऐसे रवाज हैं, जबानें भी हैं जो मिलती जुलती हैं, और हमारा एक दूसरे पे काफी यानी असर पड़ता है एक दूसरे के माहौल पे, पाकिस्तान का भी और अफगानिस्तान का। तो इसलिए बहुत सारे ममालिक हैं, उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, वो नहीं चाहते कि इस खित्ते में अमन हो और अफगानिस्तान एक तरक्की करे और पाकिस्तान अफगानिस्तान मिलकर जो है वो एक पावर जो है वो बने, या अमेरिका को इस खित्ते में दोबारा से अहमियत हासिल हो और उसका दोबारा से अफगानिस्तान एक बाजू बन सके और पाकिस्तान भी इस सिलसिले में ताकत हासिल करे। तो वो लोग जो है उन्होंने एक तो इस चीज को रोका, और फिर ये कोरोना वायरस आया जो माइट भी इसलिए भी किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन भी हराए जा सके, या ये भी कि अफगानिस्तान और अमेरिका का ये इशू बना रहे और इसका हल ना हो। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं इस कोरोना वायरस के पीछे। और कोरोना वायरस जो है वो कुदरती तौर पे भी यानी आफत भी हो सकती है, जो कि कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए या वर्ल्ड में जो है इसको फैलाना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये मेरा तजिया था इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में। कुछ ही महीनों बाद नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने हैं। मेरे हिसाब से अगर ये इलेक्शन हेल्ड हो जाते हैं, चाहे वो कामयाब हो डोनाल्ड ट्रंप या नाकाम हो, तो मेरे हिसाब से अमेरिका टूट जाएगा। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होता है तब भी जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर वो हार जाता है तो तब भी अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो उठ खड़े होंगे, क्योंकि जो वहाँ पर वाइट लोग हैं वो अब सियाह फार्म की जो है अफ्रीकन अमेरिकन की गवर्नमेंट नहीं चाह रही। क्योंकि जो बारक ओबामा के 2 टेनोर थे उसमें उसने कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, और उसने बल्कि यानी एक एवरेज से नीचे उसने अपना जो है वो टेनोर
पूरा किया और कुछ उसने एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी उसने गलत किए और फिर अपने आप को मूव करने के लिए उसने मुस्लिम ममालिक पे जो है वो हमले किए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी दिखा सके। हालांकि ये दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है इस तरह की जंगें करना और इस तरह की हमाकतें करना, क्योंकि मोहब्बत जो है वो फातेह आलम है। आप बंदूक की नोक से किसी का दिल नहीं जीत सकते। तो अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में एक नफरत पैदा होगी, मोहब्बत नहीं पैदा होगी और अमेरिका के इस तरह से खत्म होने टूटने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि भी नवंबर में, इस साल नवंबर में 2020 नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इसको पोस्टपोन होने चाहिए जब तक के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें इमरजेंसी के तहत कोई भी इमरजेंसी के हालात को निपटने के लिए कोई भी यानी आप छोटो मोटो या कोई भी ऐसे कवानीन इमरजेंसी के तौर पे अपना नाफिज कर सकते हैं हालात से निपटने के लिए। ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस तरह के डिसीजन किए कि उसने कहा आर्मी टेक ओवर करे। Yeah, what a difference a day makes compared to this time last night. A couple of blocks north of the White House, you got National Guard down the next block, all kinds of Washington Metro police here. I've seen Humvees down the end, I think, of this street and the next street. We've had Black Hawk helicopters flying literally just above rooftop level of these low-rise office buildings, and not a demonstrator in sight, at least not in the vicinity of the White House. They are marching in other streets of the Capitol. All of that punctuated by a forceful move from Donald Trump late this afternoon. It was a remarkable moment, symbolic defiance to back up what Donald Trump had just announced. The president walking out the front gate of the White House grounds, crossing Pennsylvania Avenue and into Lafayette Park, where last night demonstrators had battled with police and security forces, and where all day today protesters had gathered again. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do. All Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death of George Floyd. My administration is fully committed that for George and his family, justice will be served. He will not have died in vain. But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out by an angry mob. The biggest victims of the rioting are peace-loving citizens in our poorest communities. Peaceful protests. These are acts of domestic terror. The destruction of innocent life and the spilling of innocent blood is an offense to humanity and a crime against God. America needs creation, not destruction. Property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. कुछ सूबों में और हालात को वो सही करें, जिस पे कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी की। लेकिन एज अ पैट्रियट मैं समझती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी एक अच्छा डिसीजन किया, बजाय ये कि एक सिविल वार वहाँ पे होती। यानी उसने एक किस्म की सिविल वार को रोका ये बात करके, आर्मी को जो एक्शन लेने का कह के, हालांकि आर्मी ने एक्शन जो नहीं लिया और कुछ लोग जो सिविल वार की तरफ अमेरिका जा रहा था वो उसके इस बयान पे अमेरिका जो है सिविल वार की तरफ जाने से रुक गया। तो ये एक बहुत ही अहम तजिया है जो मैंने पेश किया और उम्मीद है कि आप लोग मेरे इन पॉइंट्स पे मेरे हम ख्याल होंगे। वो पॉइंट्स दोबारा दोहरा देती हूँ। नंबर 1, अमेरिका का जो सबसे बड़ा इशू था नॉर्थ कोरिया के साथ वो और उनके प्रेसिडेंट का जो गुस्सा था, अग्रेसिव फीलिंग थी और उन्होंने अपने सारे एटॉमिक जो उनके हथियार थे उन्होंने वो अमेरिका पे फिक्स कर दिए थे। वो डोनाल्ड ट्रंप ने वो इशू अमेरिका का सॉल्व किया, इस मामले को ठंडा किया और उसका बगैर जंग के एक बड़ा अच्छा एग्जेक्टिव वे में सोल्यूशन दिया। दूसरा, उसने किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला नहीं किया और ना ही किसी और छोटे मुल्क पर हमला किया। तीसरा, उसने अफगानिस्तान में जो खामखा की जंग थी और अमेरिका बड़ी तेजी से इस जंग की वजह से ब्लैक होल में जा रहा था, उसने उसको रोका और उसने कहा कि ये उसके जितने भी प्रीवियस प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने गलती की थी, इसकी जरूरत नहीं थी और अमेरिका ने अपना ही बाजू इस खित्ते में काट डाला, अपनी ही ताकत को उसने किस्म का खत्म किया और मजबूत अफगानिस्तान और मजबूत पाकिस्तान दुनिया में और इस खित्ते में अमन के लिए और पावर के बैलेंस के लिए बहुत
بہت ضروری ہے پاکستان کا اور افغانستان کا یعنی طاقتور ہونا اس خطے میں، اور یہ ایک بہت اس کا اہم وہ تھا۔ چوتھا جو اس کا پوائنٹ ہے کہ لوگ اسے کیوں نہیں پسند کرتے، کیونکہ جو بھی مافیا والے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک رچ مین ہے اور اس کو نہ تو کک بیکس چاہیے اور نہ ہی اس کو کمیشن اپنے بنانے ہیں، اور اس کو کوئی منکی بزنس بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی اپنے لیے بہت کچھ بنا چکا ہے، وہ الٹا ڈونیشن دیتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مستحق ہیں۔ تو یہ 4 بہت اس کے اہم پوائنٹ ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت دنیا اس کے خلاف ہے، لیکن میں نے یہ تجزیہ جو پیش کیا وہ بہت ہی ڈیپلی اس کو اسٹڈی کیا ہے امریکہ کو، اور یہ پھر میں نے 4 پوائنٹ اخذ کیے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ واقعی ایک گولڈن ایگل ہے اور امریکہ کے لیے گولڈن برڈ کا جو ہے وہ سمبل ہے۔ اس نے اپنی کارکردگی بڑی اچھی دکھائی اور بڑے وائز اس نے ایگزیکٹو ڈیسیژن کیے اور امریکہ کو ٹوٹنے سے بچایا ہوا ہے اس کے خلاف۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو ان 4 مین پوائنٹس کی وجہ سے، اور بھی اس کے کچھ پوائنٹس ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کی کچھ خامیاں بھی ہوں، لیکن یہ اس کے 4 مین پوائنٹس بڑے اہم ہیں دنیا میں امن کے لیے اور امریکہ کے سروائیول کے لیے، جس کے تحت میں سمجھتی ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو ابراہم لنکن امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے کنیڈی، اسی صف میں اس نے اپنا نام لکھوایا ہے۔ ابھی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ عرصے بعد لوگ یہ سمجھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت امریکہ میں ہونا دنیا میں امن کے لیے بہت ضروری تھا، اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے امریکہ کو ڈیفینس کیا اور دنیا کے امن کو بھی ڈیفینس کیا۔ اور ابھی فی الحال ہونا کا ایشو چل رہا ہے، یہ شاید اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن نہ جیتنے دیے جائیں اور اس کو جو ہے اس کی الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے سب کچھ کروایا گیا۔ تو بہرحال یہ تھی ہماری آج کا قوم سے خطاب، جس میں میں اپنی ملک کو قوم کو سمجھ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ میں 16واں منشور پیش کروں، میں اپنی قوم کو یہ تجزیہ پیش کرنا چاہ رہی تھی کہ کس طرح سے ملک دشمن عناصر نے یہ امن مذاکرات کو روکنے کے لیے شاید کورونا کا شوشہ چھوڑا ہے اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کو الیکشن ہروانے کے لیے بھی یہ شوشہ چھوڑا ہے، کیونکہ امریکہ میں حکومت جو فارم ہوتی ہے اس سے پھر پاکستان میں بھی حکومتوں میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ تو مینلی یہ انالیسس آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر 2020 نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں تو امریکہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ میں ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں پوری دنیا میں امن کے لیے، اس خطے جہاں پاکستان افغانستان موجود ہے اس کے امن کے لیے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگلے 4 سالوں کے لیے بھی امریکہ میں پریزیڈنٹ منتخب ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے پوری دنیا میں امن کے لیے۔ بہرحال یہ آج کا قوم سے خطاب تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد میرے ساتھ شامل حال ہے۔ آپ لوگوں کی بہت ساری دعاؤں میں ماریہ خاکوانی، دا ریپبلکن چیئرپرسن، شکریہ۔ ہم سفروں ہم قدموں ہم دوش بہم ہاتھوں میں علم، اللہ کا کرم، منزل منزل بڑھتے ہیں قدم، اے پاک وطن۔